हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुरेश कुमार आज लेकर आया हूँ विज्ञान की बहुत ही बेहतरीन सीरीज जो आपके बोर्ड के लिए रामबाण सीरीज साबित होगी। तो मैं आज लेकर आया हूँ जो प्रश्न आपके बहुकल्पी प्रश्न आज 20 प्रश्न आते हैं हर सब्जेक्ट में हाई स्कूल में, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अंत देखें, एक एक प्रश्न से आप दो दो चार चार प्रश्न करने में संभव होंगे और मैं आपको विद डिस्क्रिप्शन मानी व्याख्या करते हुए सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। आपको धैर्यपूर्वक पूरी सीरीज को देखना होगा। मेरी सीरीज का इसीलिए नाम है गागर में सागर सीरीज। आइए चलते हैं बोर्ड की गागर में सागर सीरीज। मैं लेकर चलता हूं बहुकल्पी प्रश्नों की। सबसे पहले कह रहा है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। श्याम श्वेत यानी जो काली सफेद, श्याम माने काला होता, श्वेत माने सफेद होता, यानी काली सफेद जो फोटोग्राफी होती है उसमें प्रयुक्त होने वाला कौन सा पदार्थ है इसमें। तो कौन सा पदार्थ होता है, यहाँ पर देखो लिखा है AgCl, यानी क्या है सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पर क्या लिखा है आपको, हमने यहाँ पर लिखा है Pb, क्या लिखा है PbNO3 का ट्वाइस, PbNO3 का ट्वाइस। फिर लिखा है FeSO4 यानी फेरस सल्फेट, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें कौन सा ऐसा पदार्थ है जो प्रयुक्त किया जाता है फोटोग्राफी में। तो यहाँ से प्यारे बच्चों देखिए, ये है सिल्वर क्लोराइड और ये आपका होता है PbNO3 यानी क्या हो जाएगा लेड नाइट्रेट, फेरस सल्फेट, और ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो आपका होता है संगमरमर। तो संगमरमर का यूज तो नहीं होगा और फेरस सल्फेट का भी नहीं होगा, PbNO3 का नहीं होगा। इस प्रकार आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा AgCl। और AgCl को हम क्या कहते हैं, सूत्र इसका क्या हो जाएगा AgCl का, सिल्वर क्लोराइड। क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड यानी सिल्वर क्लोराइड आपका जो होता है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम वो चुनिंदा टॉपिक लेकर आए हैं, बहुकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप प्यारे बच्चों देख रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे विद्यार्थियों, मेरे शेरों, आप देख रहे हैं, ये आपका प्रश्न हो जाएगा PbNO3 क्या हो जाएगा लेड नाइट्रेट, ये सूत्र हो जाएगा लेड नाइट्रेट। ये हो जाएगा FeSO4 यानी फेरस सल्फेट, CaCO3 यानी हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। आपका आंसर हो गया पहले का AgCl। दूसरे प्रश्न की ओर चलते तो आप देखेंगे अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु है। अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली अगर धातु की बात की जाए, कौन जो है अम्ल, तो आप जरा अम्ल की सबसे पहले परिभाषा देखें तो क्या होगा, जो पदार्थ क्या करेगा, जिस पदार्थ में हाइड्रोजन आयन यानी जलीय विलयन में, जो पदार्थ जलीय विलयन में क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, उसे हम अम्ल कहते हैं। तो अम्ल की पहचान क्या हुई, जिसमें हाइड्रोजन होगा। तो जैसे हम कहना चाहें HCl, जैसे हमने कहा H2SO4, तो इसमें देखो HH है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, अम्ल हो जाएंगे। लेकिन इसमें कह रहा अम्ल से हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को हटाने वाली धातु कौन है। तो आप देखिए हटाएगा कौन, तो हमने आपको बताया होगा सक्रियता श्रेणी। अगर नहीं देखिए तो हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर लीजिए। सक्रियता श्रेणी यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी, हमने बताया है जितनी भी धातुएं होती हैं वो धातुएं क्या करती हैं, धातुएं वो अपनी अभिक्रिया के आधार पर, जिस आधार पर उनकी क्रियाशीलता होती है, उस क्रियाशीलता के आधार पर उनको हम क्या करते हैं, घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं। और घटते क्रम में जब व्यवस्थित करते हैं तो उनसे एक श्रेणी बन जाती है, उसी को हम कहते हैं सक्रियता श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो उस विद्युत रासायनिक श्रेणी में या सक्रियता श्रेणी में आप देखेंगे क्या होगा, तो ये जो Zn होता है, Zn जो होता है ये हाइड्रोजन के ऊपर होता है। बाकी आपके देखा जाए, अगर Hg देखा जाए, अगर कॉपर देखा जाए और Ag, ये हाइड्रोजन के नीचे हैं, जबकि Zn क्या है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित है। और जो ऊपर है तो हमने सक्रियता श्रेणी की परिभाषा क्या बताई, जो क्रियाशील तत्व है वो ऊपर और जो कम क्रियाशील है वो नीचे। यानी हमने कैसे रखा है, घटते क्रम में रखा है। सक्रियता श्रेणी में धातुओं को कैसे रखा है, घटते क्रम में रखा है। घटते क्रम में जब हम रखेंगे तो क्या होगा, सभी धातुएं
एक श्रेणी बनाती है जिसी को कहते हैं शक्यता श्रेणी। और इसमें क्या होगा, अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को विस्थापित कर देता है। तो बताओ Zn है अधिक और ये कम क्रियाशील, तो यही कर पाएगा, जबकि हाइड्रोजन इन सबको विस्थापित कर देगा, क्योंकि हाइड्रोजन इन सबसे क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो यानी हाइड्रोजन को विस्थापित करने वाली इन विकल्पों में सिर्फ कौन सही है, Zn। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन कौन सही होगा जाएगा, Zn यानी जिंक हो जाएगा। जबकि कॉपर क्या है, ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगी, Ag विस्थापित नहीं कर पाएगी, Hg विस्थापित नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन से ये कम क्रियाशील होती हैं, कम क्रियाशील होती हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, यानी रासायनिक सूत्र, केमिकल जो इसकी स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। तो आइए चलते, तो आप देखेंगे लेड नाइट्रेट, लेड होता है Pb, लेड क्या होता है, Pb होता है। यहाँ सोडियम लिख गया था, तो आप देखेंगे Pb2NO3, Pb2NO3 का ट्वाइस, PbNO3 और Pb2NO3 का थ्राइस। तो इस प्रकार देखेंगे लेड, लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा, लेड से लेड क्या होता है, Pb होता है, Pb, और जबकि नाइट्रेट क्या होता है, NO3 होता है। तो बताओ इसमें NO3 हमने लगा दिया, लेकिन Pb के पास अगर देखा जाए तो Pb के पास प्लस के 2 होते, इसके पास माइनस का 1 होता है। तो ये इसके साथ, ये इसके साथ चला जाएगा। मतलब क्या हुआ, हमने आपको सूत्र लिखना बताया है, हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर लेना कि आपको सूत्र कैसे लिखना है। और अगर आप सूत्र लिखना नहीं जानते हैं तो आप रासायनिक अपक्रिया व सूत्रों को सही तरीके से ना समझ पाएंगे, ना लिख पाएंगे, ना तो रासायनिक अपक्रिया कर पाएंगे। तो प्लीज़ उसे विजिट कर लीजिए। तो देखिए हमने क्या बताया, Pb के पास +2 होते हैं, NO3 के पास -1 होता है, और इसमें आपस में एक्सचेंज हो जाता है। यहाँ नहीं 1 है, यहाँ 2 हैं, तो आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, यानी Pb के पास 1 चले जाएंगे और NO3 के पास 2 चले जाएंगे। तो हम लिखेंगे Pb1 और NO3 का ट्वाइस, NO3 का ट्वाइस, और 1 लिखा नहीं जाएगा तो सूत्र क्या बन जाएगा, PbNO3 ट्वाइस का हो जाएगा, ये वाला सूत्र हो जाएगा। यही है आपके लेड नाइट्रेट का सूत्र, यही हो जाएगा लेड नाइट्रेट का सूत्र हो जाएगा। तो अब देखो इसमें कौन मेल खा रहा है, Pb2NO3, ये नहीं, Pb2NO3, PbNO3 का ट्वाइस, PbNO3, Pb2NO3 का थ्राइस, ये भी नहीं होगा। तो आपका देख रहे हैं इसमें कौन मिल रहा है, PbNO3 का ट्वाइस, ये ऑप्शन आपको सही मिल रहा है, यही आपका विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या हो जाएगा। आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे कि लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है। आप चाहे गलत लिखा हो ऑप्शन, या आप देखेंगे जितने भी ऑप्शन है उसको आप फट से निकाल सकते हैं, कैसे, यदि आपको सही तरीके से आता है तो। अगला हम चलेंगे विकल्प की ओर, देखेंगे क्या है, Bb, ये लिखा है Ba, क्या लिखा है, BaCl2 Na2SO4, यानी BaCl2 होता है बेरियम क्लोराइड, Na2SO4 होता है सोडियम सल्फेट, और BaSO4 होता है बेरियम सल्फेट, और NaCl होता है सोडियम क्लोराइड। इस प्रकार आप देखेंगे ये दोनों अपक्रिया करके इन पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो ये रासायनिक अपक्रिया हो रही है, ये रासायनिक अपक्रिया हो रही, तो रासायनिक अपक्रिया कौन सी हो रही है, तो कौन सी रासायनिक अपक्रिया हो रही है, तो हम देखेंगे पहले रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। तो हम कहेंगे जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर 2 या 2 से अधिक, यानी एकल या 2 या 2 से अधिक पदार्थ या यौगिक का निर्माण करते हैं, यानी ये क्या हो जाते हैं, अभिकारक। जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक, और जो नए बनते हैं वो क्या होते हैं, उत्पाद। क्या होते हैं, उत्पाद, यानी अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये Ba जो है ये किसके साथ चला गया है, SO4 का साथ चला गया, देखो BaSO4 के साथ, और ClNa के साथ चला गया, ClNa के साथ चला गया। तो देखो ये नए 2 पदार्थ बने हैं, ये 2 नए पदार्थ बने हैं। तो इसमें क्या हुआ है, आयनों का आदान प्रदान हुआ है, इसने इससे आयन बदल लिया है, Cl ने Na से बदल लिया है। किस तरह देखेंगे, Ba+2 होता है, SO4 -2 होता है, और Ba ने SO पे Ba के साथ Cl था,
लेकिन बी ए किसके साथ चला गया, SO4 के साथ। देखो ये चला गया तो आपस में एक्सचेंज कर लिया और बना लिया BaSO4, ये बना लिया। दूसरे में देखो Na के पास प्लस है, Cl के पास -1, दोनों मिलकर क्या बना लिए, NaCl। ये देखो NaCl बन गया। तो यानी इसमें क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। आयनों का आदान, Ba के साथ Cl था बदल गया, Na के साथ SO4 था बदल गया। तो आयनों का आदान प्रदान में क्या होगा, दो या दो से, योगात्मक अपक्रिया में क्या होगा, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल यौगिक का निर्माण करेंगे, योगात्मक अपक्रिया। जब अधिक क्रियाशील, यहां पर हमने बताया था, ये बताया था सक्रियता श्रेणी में, जब यौगिक को विस्थापित कर देगा तो उसे हम कहेंगे विस्थापन अपक्रिया या प्रतिस्थापन अपक्रिया। और यहाँ पर तो एक नहीं हो रहा, ये तो आदान प्रदान कर रहे हैं आयनों का, तो ये विस्थापन भी नहीं हो पाएगी। फिर आगे देखेंगे द्विविस्थापन। द्विविस्थापन हो रहा है क्योंकि इसमें आयन एक दूसरे से बदल रहे हैं, यानी द्विविस्थापन हो रहा है। और अपघटन में क्या होता है, कोई एकल यौगिक दो या दो से अधिक भागों में या यौगिकों में टूट जाता है, उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन, अपघटन। तो ना तो योगात्मक है, ना तो विस्थापन है और ना ही अपघटन है, तो रासायनिक अपक्रिया कौन सी है, ये आपकी हो जाएगी द्विविस्थापन। कौन सी रासायनिक अपक्रिया हो जाएगी, द्विविस्थापन। ये आपका विकल्प सही हो जाएगा, ये द्विविस्थापन रासायनिक अपक्रिया सही हो जाएगी। पांचवें प्रश्न की ओर चलते, जिंक चूर्ण तन सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया करके कौन सी गैस निकालता है। तो आइए चलते हैं, इसका भी डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जिंक चूर्ण, जिंक का मतलब होता है जिंक। अब जिंक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया से गैस निकलती है। तो अभी तो आपने देखा था ये जिंक, ये अम्ल से अपक्रिया करके क्या निकाल लेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। ऐसे जिंक इसको विस्थापित कर देगा और बन जाएगा ZnCl2 और प्लस H2 गैस, ये गैस निकलेगी। तो यानी जिंक क्या करता है, अम्ल को, यहाँ देखो अम्ल से हाइड्रोजन को हटाने वाली धातु, और यहाँ क्या कह रहा है, जिंक चूर्ण तनु अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो यहाँ पर ये हो रहा था। इसी प्रकार आप देखेंगे ZnH2SO4 प्लस क्या हो जाएगा, Zn इसको विस्थापित कर देगा, बन जाएगा ZnSO4 और हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा। देखो गैस निकल गई। तो चाहे जिंक हो, हाइड्रोजन नीचे है, कम क्रियाशील है, तो चाहे जिस अम्ल में हो उसको विस्थापित कर देगा। इस प्रकार आप देखेंगे, क्या देखेंगे, कौन सी जिंक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। तो आप देखेंगे हाइड्रोजन गैस निकल रही है, O2 नहीं निकलेगी, Cl2 नहीं निकलेगी और CO2 भी, ये आपका H2 हो जाएगा, ये निकल रही। अब क्या कह रहा, चिप्स व डिब्बा बंद पदार्थों में भरी जाने वाली गैस है। तो चिप्स व डिब्बा बंद पदार्थों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आप देखिए डिस्क्रिप्शन में कौन सी गैस भरी जाती है। तो आप देखिए यहाँ पर हर जगह पर ऑक्सीजन विद्यमान है, बिना ऑक्सीजन के कोई जी भी नहीं सकता है, तो ऑक्सीजन तो हर जगह विद्यमान है। लेकिन ऑक्सीजन अगर रहेगी तो ये क्रिया कर हर हाल में कर लेती है और उसी का ऑक्साइड बना लेती है, जिससे वो पदार्थ जो होते हैं खाद्य वो खराब जाते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, खाद्य पदार्थों को खराब करने से जो ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी ऑक्सीकरण क्रिया जो हो जाती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसी को हम कहते हैं ऑक्सीकरण क्रिया। और इसी ऑक्सीकरण से जो खाद्य पदार्थ खराब होते हैं उसे कहते हैं विकृत गंधिता। और विकृत गंधिता हो जाती तो हम क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को निकाल देंगे और वहाँ पर जो कम क्रियाशील या कह सकते हैं अक्रिय गैस, कम क्रियाशील या अक्रिय गैस को भर देते हैं, ताकि उस डिब्बा में या चिप्स में या टेढ़े मेढ़े जो भी आप खा रहे हैं उसमें क्या होगा, नाइट्रोजन गैस भर देंगे, जिससे क्या होगा, वो क्रिया ही नहीं करेगी और वो खाने वाले पदार्थ भी खराब नहीं होंगे। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कौन सी हम गैस भरेंगे, नाइट्रोजन गैस, अमोनिया गैस नहीं भरेंगे, ऑक्सीजन गैस ऑलरेडी हटा देते, क्लोरीन गैस नहीं होगी। आपका विकल्प सही हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। कौन सी हो जाएगी, नाइट्रोजन गैस। यानी खाद्य पदार्थों में हम कौन सी गैस डालते हैं, कम क्रियाशील या अक्रिय गैस, नाइट्रोजन गैस हो जाएगी। इस प्रकार आपने देखा, आपके ये 6 प्रश्न हो गए और 4 प्रश्न और हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो इस प्रकार आपने 6 प्रश्न देखे, अब 7वां प्रश्न की ओर चलते हैं।
तो सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, Zn यानी जिंक, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर क्या लिखा, जिंक सल्फेट यानी जिंक सल्फेट ZnSO4 बन गया और हाइड्रोजन गैस बन रही है। अभी तो हमने आपको बताया था जिंक जो है, यानी हमने बताया था गागर में सागर, यानी एक प्रश्न करिए बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे। और Zn वाला देखो ये फिर से रिपीट हो रहा है। हमने बताया था जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा, क्योंकि जिंक जो है हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए इस जिंक को विस्थापित कर देगा, यानी हाइड्रोजन जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। और जब विस्थापित कर देगा तो बताओ क्रिया कौन हो जाएगी, विस्थापन क्रिया हो जाएगी। इस प्रकार ये संयोजन में क्या होता है, दो या दो से अधिक मिलकर एकल यौगिक बनाए, तो एक नहीं यहाँ तो दो बन रहे हैं। वियोजन में क्या होता, कोई एक जो है एकल बना ले, यहाँ तो दो हैं, और एकल यहाँ एकल नहीं है, ये भी हो जाएगा। विस्थापन, यहाँ पर देखो आपको मिल गया विस्थापन, तो देखो यहाँ से जिंक क्या कर दिया, हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया है। दो विस्थापन नहीं हो रहा, इसमें तो आयनों का आदान प्रदान होता, अभी हमने बताया था। तो इस प्रकार आप देखेंगे कौन सी क्रिया हो रही, विस्थापन। तो इस प्रकार देखेंगे पहले बच्चों एक एक ऑप्शन को हमने सारे आपको डिस्क्रिप्टिव बताएंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार का विकल्प अगर एग्जामिनर बदल कर भी बता देता है उसको भी आप करने में सक्षम होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें चांदी की के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत जम जाए। तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे, आपने देखा होगा मूर्छा लगना, मूर्छा क्या होता है, जंग लगना, यानी जंग क्या होती है, लोहे में जंग लग जाती है, यानी ऑक्सीजन से क्रिया करके, नमी और ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या करती है, ऑक्साइड बना लेती है। और जब ऑक्साइड बना लेगी, इस प्रकार कौन सी क्रिया हो जाएगी, ऑक्सीकरण हो जाएगी। और यही ऑक्सीकरण हो जाएगी, या फिर इसी को हम कहते हैं संक्षारण अपक्रिया। क्या कहते हैं, यानी धातु का धीरे धीरे क्षरण हो जाता है। तो यानी ये तो लोहे में होता है, किस में होता है, लोहे में होता मूर्छा लगना यानी जंग लगना, और ऑक्सीजन जो है वो ऑक्साइड बना लेती है। इस सब क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। अगर ऑक्सीकरण नहीं है तो संक्षारण हो जाएगा। इसी प्रकार जो चांदी होती है यानी Ag, उस पे काली परत चढ़ जाती है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तांबा जो होता है, तांबा यानी कॉपर यानी Cu पर क्या होती है, हरी परत चढ़ जाती है। आपने देखा होगा चांदी के जब हम आभूषण लेते हैं तो कुछ दिन बाद पहनने के बाद उनकी कलर जो चमक होती है धीरे धीरे हल्का कालापन आने लगता है। इसी प्रकार जो तांबे के आपके घर में पात्र, प्लेट या जल चढ़ाते हैं कहीं पर हिंदू धर्म में, तो आप देखेंगे तांबे के पात्र होते, उसमें अगर कुछ दिन रख दिया तो हरी परत चढ़ जाती है। ये भी क्या है, ऑक्सीजन ने ऑक्सीकरण क्रिया कर ली है, तो ये हो जाएगी ऑक्सीकरण, या फिर इसी को कहेंगे संक्षारण। तो देखो क्या होगा, ये क्या है, अपचयन है, नहीं है, अपघटन है, नहीं है, विस्थापन नहीं है। इस प्रकार आपका ऑप्शन हो जाएगा संक्षारण। कौन सा हो जाएगा, संक्षारण। तो हमने आपको बताया संक्षारण, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, संक्षारण हो जाएगा। यहाँ पर कौन था, विस्थापन। अब आगे चलते हैं, हम देखेंगे कार्बन को वायु के साथ जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। तो देखिए जरा कैसे बनाएंगे हम, कार्बन ऑक्सीजन यानी वायु क्या है, वायु में तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जलेगी तो क्या बन जाएगी, CO2 बन जाएगा। तो देखो एक और दो मिले हैं, एक बना है। जब दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर कोई एकल यौगिक का निर्माण करते हैं, कोई एक ही पदार्थ एक ही यौगिक बनाते हैं, तो यहाँ एक ही तो बन रहा है, और एक ही बन रहा तो जुड़ गए हैं, और जुड़ गए हैं यानी योग हो गया है, संयोजन हो गया है। तो इस अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया, एडिशन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, संयोजन ही आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। देखो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वियोजन नहीं होगा, वियोजन में क्या होगा, एक पदार्थ होना चाहिए, दो भागों में या दो से अधिक में टूट जाए। अब चयन में क्या होगा, ऑक्सीजन का ह्रास हो या फिर हाइड्रोजन का योग हो। संक्षारण हमने अभी ऊपर बताया है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, संयोजन अपक्रिया। अब आगे चलते, बहुत ही इंपॉर्टेंट विकल्प है आपका, नीचे दी गई अपक्रिया से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। आपको देखो इसमें क्या बताना है, सत्य कौन सा है। तो देखो क्या लिया गया है, PbO यानी लेड ऑक्साइड है, प्लस क्या है, कार्बन है,
और लेड ऑक्साइड और कार्बन आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं, लेड बना रहे हैं, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही, तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपको समझना होगा, क्या समझना होगा, यदि ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का ह्रास, यदि ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा हो तो उस अभिक्रिया को कहेंगे ऑक्सीकरण, और साथ में ऑक्सीजन का ह्रास तथा हाइड्रोजन का योग, अगर ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का योग हो रहा तो उसे कहेंगे अपचयन। क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। ये ऑक्सीकरण हो गई, ये अपचयन। ऑक्सीकरण को हम उपचयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचयन। तो यहां से प्यारे बच्चों आपको समझना होगा क्या है, ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन का ह्रास, हाइड्रोजन मतलब घट रही हो, ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा हो तो कौन सी हो जाएगी, ऑक्सीकरण यानी उपचयन। और ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा, यहाँ योग हो रहा, यहाँ ह्रास हो रहा, यहाँ ह्रास हो रहा था, यहाँ हाइड्रोजन का योग हो रहा, तो हो जाएगी अपचयन अभिक्रिया। अब जरा देखो, यहाँ पीबी के साथ ओ था और ओ था, बताओ पीबी के साथ ओ था, यहाँ ओ है क्या, नहीं है, यहाँ तो पीबी अकेले रह गया है, मतलब ऑक्सीजन का ह्रास हो गया है। तो इस प्रकार देखेंगे जो सीसा यानी पीबी थी उसका क्या हो गया, ओ, देखो ओ का ह्रास हो रहा, ह्रास तो हो रहा है, तो क्या होगा, अपचयन होगा। तो यहाँ पर देखो अपचयित तो हो रही है, ये तो सही है विकल्प। फिर कह रहा है CO2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ C तो अकेले था, यहाँ देखो ऑक्सीजन जुड़ गई है। हमने क्या कहा था, अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए तो ऑक्सीकरण होगा, तो ये देखो CO2 का ऑक्सीकरण हो रहा, ठीक है, ये भी बात सही है। फिर क्या कह रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कौन है, दो विकल्प सही हो जाएंगे, पहला और दूसरा, ये आपका सही हो जाएगा, बाकी विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। इस प्रकार दो रिएक्शन आपकी हो रही, यहाँ पर CO2 का ऑक्सीजन जुड़ रही है और यहाँ Pb लेड क्या है, ऑक्सीजन हट रही है। तो यहाँ Pb का क्या हो रहा है, Pb का अपचयित हो रही है, और जबकि ये ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा 10 प्रश्नों की मैं श्रृंखला लेकर आया। इसी प्रकार हमारे चैनल पर बने रहिए, ऐसी ही हम गागर में सागर सीरीज लेकर आएंगे, ताकि आप 90+ जो आप तैयारी करना चाहते हैं वो 100% आपकी होकर रहेगी। बस हमारे साथ मिलकर चलना होगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।